हेलो एवरीवन, आप लोगों का केमिस्ट्री सॉल्वर्स पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि जीओसी है। जीओसी से 8 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं। अगर हम आपसे बात करें कि जो मोस्ट प्रोबेबल इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन है, बेसिसिटी है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है और एरोमेटिसिटी है। इनसे क्वेश्चन जो है कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर जीओसी को। तो आइए चलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि कैसे होता है। तो जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि CH3 COO है। इसमें क्या होता है कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है, तो ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि न्यूक्लियोफाइल कौन से अपने ऑर्बिटल का यूज़ कर रहा है और ये जो कार्बोनिल सेंटर है, कार्बन अपने कौन से ऑर्बिटल का यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को लेने में और ये इलेक्ट्रॉन को देने में। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल हमारा कोई है OH- है। क्या है? OH- है। तो OH- में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के में देखा जाए लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर है और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। और यहाँ से देखा जाए तो ये 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो स्पीसीज कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल। अगर अब कॉन्सेप्ट की बात आती है कि होमो क्या होता है और ल्यूमो क्या होता है, तो ये है होमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये उसके जस्ट ऊपर जो होता है वो होता है ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल देखिए तो अनऑक्यूपाइड है और ये क्या है, ऑक्यूपाइड है, इसलिए इसको कहा जाता है होमो और इसको कहा जाता है लूमो। जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो अपने जो है कि होमो का यूज़ करता है। होमो में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है किसी लूमो के, किसी इलेक्ट्रोफाइल के ल्यूमो में। तो यहाँ पे जैसे कि कार्बोनिल सेंटर है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिससे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। तो आइए तब देखते हैं कि कार्बोनिल, यहाँ का जो कार्बोनिल सेंटर है, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो कैसा होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक सिग्मा है, एक पाई है और यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर है। तो एक सिग्मा बॉन्ड हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है और एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। और नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ठीक, तो अगर इसकी बात किया जाए कि इसमें कौन सा होमो है कौन सा ल्यूमो है, तो यहाँ से जस्ट हमें दिख रहा है कि ये क्या है, होमो है। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट है और ऑक्यूपाइड है, और ये उसका हो जाएगा लूमो। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अपने का होमो यूज़ करता है, और इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अपने का ल्यूमो यूज़ करता है, तभी जो है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हमें यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा OH- है, ये क्या कर रहा है, अपने नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को इसको पाई स्टार में देगा। देखिए ये पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। इसका मतलब कि अगर पाई स्टार ऑर्बिटल में आएगा तो वो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ से देखिए, अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे कि इसमें से सिग्मा बॉन्ड टूटेगा कि पाई बॉन्ड टूटेगा, तो आप बताएंगे कि पाई बॉन्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से पाई स्टार ऑर्बिटल में गया है। तो आई थिंक कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे जा रहा है। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि CH3 COO ही है। अगर ये उसमें हम लोग देखे हैं कि ये कैसा बिहेव कर रहा था, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर इसी को जो है कि हम एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कराएं तब कैसा होगा। अगर BF3 है, BF3 क्या है, BF3 में अगर देखा जाए तो BF3 में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। वैकेंट p ऑर्बिटल है जिसमें से कि ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर हैं, ये इसके बोरान के वैकेंट p ऑर्बिटल में दे सकता है। तो आइए पहले BF3 का इसका
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं तो कितना टोटल सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। और बोरान के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, कोई लोन पेयर है नहीं, तो इसका मतलब कि ये इसका क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा। ये इसका होमो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका लूमो, क्योंकि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ से जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन का है लोन पेयर, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में देगा। जब इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में देगा तो ये कुछ CH3 CO CH3 कुछ इस टाइप का कंपाउंड वो बना लेगा। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि कार्बोनिल जो है कि एट ए टाइम अगर जो है कि न्यूक्लियोफाइल से अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, जिसमें वो अपने LUMO को पाई स्टार एज ए कंसिडर कर रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल से अगर रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन अपना नॉन बाइंडिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है कि डोनेट कर रहा है वैकेंट पी ऑर्बिटल में, जो कि ये LUMO में। तो आई थिंक कि आप लोग को होमो और LUMO का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और फिर कैसे जो है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होता है ये आपको समझ में आया होगा। तो कुछ हम आपको क्वेश्चन कराएंगे जिससे और ये समझने में आसानी होगी। और हाँ, आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाए हैं वो ऊपर बनाए हैं और यहाँ पे नीचे बनाए हैं। तो यहाँ पे ये किसका बनाए हैं, हम BF3 का बनाए हैं। BF3 क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज फ्लोरिनेज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे OH माइनस है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी, एबव होगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से हो रहा है, होमो से LUMO में। अगर आपसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन दे देगा, पूछ देगा कि इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज़ किया जा रहा है रिएक्शन में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग किसका है, ऑक्सीजन का, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल ऑफ बोरान में। ठीक, और वैसे ही जो है कि इसमें पूछ सकता है कि इस वाले रिएक्शन में अगर जो है कि OH माइनस हम ले लें, यहाँ पे क्या ले लें, OH माइनस, तो इसमें पूछ देगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है किसका है, ऑक्सीजन का, और कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ किसके में हो रहा था, CO में। यहाँ पे CO लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है दो एटम के बीच में बनता है, इसलिए CO लिखा जाएगा, क्योंकि जब टूटेगा तो 2 एटम के बीच से ही टूटेगा। तो आई थिंक कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन क्या होता है। तो आइए चलते हैं कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि जस्ट जैसे कि मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का हमारे पास कंपाउंड है। ठीक, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो अटैक कहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा कि वो यहाँ पे करेगा। ये है पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से चला जाए तो ये क्या है, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्या है ये, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो इसका मतलब कि इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। और ये क्या है, अगर इसमें देगा तो वो पाई स्टार ऑर्बिटल में देगा, और अगर इसमें देगा तो वो वैकेंट पी ऑर्बिटल में देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाई स्टार ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और वैकेंट पी ऑर्बिटल का एनर्जी कम है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है कि अपने होमो से इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में देगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कोई यहाँ से यहाँ आएगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, मतलब ज़्यादा रिलीज होने का मतलब ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए जो है कि न्यूक्लियोफाइल जो है कहाँ पे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे। और इसमें अगर इंट्रैक्शन के बारे में पूछ दे कि इंट्रैक्शन कैसा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा यूज़ किया है, नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को। तो नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल जो है कि यूज़ किया है, और कहाँ पे दिया है, वैकेंट पी ऑर्बिटल में, किसके, कार्बन के। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंट्रैक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिएक्टेंट दे दिया गया है, और यहाँ पे क्या है, NaH। NaH क्या होता है, बेस होता है। कोई भी मेटल हाइड्राइड हो वो एक्ट करता है बेस की तरह। तो क्या काम करेगा,
वो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जो लगा हुआ हाइड्रोजन है वो क्या है, एसिडिक है, तो उसको क्या कर देगा, निकाल लेगा। तो उसके बाद क्या हमें देगा, एक नाइट्रोजन के ऊपर एनायन चार्ज छोड़ देगा। तो यहाँ पे इस टाइप का बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन से मॉलिक्यूलर अपने ऑर्बिटल का यूज करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ये अपना कंपाउंड है, ये क्या काम करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड अपना बन जाएगा। O माइनस और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन हो रहा है तो नाइट्रोजन अपने कौन सा ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर रहा है, और जब यहाँ से ब्रेकिंग हो रहा है तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल का यूज हो रहा है। तो ये क्या है, एक्ट करेगा किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो एक्ट करता है मेनली न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये न्यूक्लियोफाइल, आपको हम बताए थे कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपने होमो का यूज़ करता है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो ये क्या काम करेगा, अपने होमो का यूज़ करेगा। और होमो में ये जो नेगेटिव चार्ज है, कहीं बाइंडिंग है, कहीं तो बाइंडिंग है नहीं, तो इसका मतलब कि ये नॉन बाइंडिंग है, ठीक है। तो नॉन बाइंडिंग किसका है, नाइट्रोजन का। और कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम बताएंगे कहाँ पे जा रहा है। ये कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो सिग्मा स्टार में जा रहा है, क्योंकि सिग्मा ये इस बॉन्ड को तोड़ रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तोड़ रहा है, तो इसका मतलब वो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जा रहा है, किसके, CO के, ठीक। तो इस तरीके से इसको हम बताते हैं कि इस तरीके का इंटरेक्शन हुआ है जब ये रिएक्शन हुआ है। तो और यहाँ पे है कि जब OH माइनस इससे रिएक्ट करेगा तो पहले तो ये है कि कहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो जब हम लोग एनर्जी लेवल अपना बनाए थे तो ये सिग्मा था, पाई था, नॉन बॉन्डिंग था, पाई स्टार था, सिग्मा था, ठीक है। सिग्मा है, पाई है, नॉन बॉन्डिंग है, या इसको P वैकेंट P ऑर्बिटल हो तो उसके लिए भी लिख सकते हैं, पाई स्टार है और सिग्मा स्टार है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारा OH माइनस को अटैक यहाँ पे कराएं कि OH माइनस को अटैक यहाँ पे कराएं कि OH माइनस का अटैक यहाँ पे कराएं, ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो अब यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएगा तो ये कहाँ पे है, वैकेंट P ऑर्बिटल में है। अगर यहाँ पे जाएगा तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जाएगा, तभी तो इसको ब्रेक करेगा ना। और यहाँ पे जाएगा तो पाई स्टार ऑर्बिटल में जाएगा, क्योंकि पाई के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि एनर्जी सबसे लोवेस्ट किसकी है, ठीक है। इसका क्या लिया जाएगा, इसका होमो लिया जाएगा, इसका होमो लिया जाएगा। तो ये अपने होमो से इलेक्ट्रॉन इसके ल्यूमो में देगा। तो अब इसमें से देखना है कि नॉन बॉन्डिंग या जो वैकेंट P ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, पाई स्टार का कि सिग्मा स्टार का। तो सबसे कम एनर्जी इसमें से किसका है, अगर पाई स्टार में देगा तो पाई स्टार की एनर्जी P ऑर्बिटल से ज़्यादा है और सिग्मा स्टार का तो सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि ना तो यहाँ पे अटैक करेगा, ना वो तो यहाँ पे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। और इस सेम क्वेश्चन इसी टाइप का यहाँ पे है। तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र बताया जाएगा कि ये अपने पाई ऑर्बिटल को या पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इसके सिग्मा स्टार में, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई स्टार, पाई ऑर्बिटल किसका है, कार्बन कार्बन का, कहाँ जा रहा है ये, सिग्मा स्टार में, किसके, Br2 के, ठीक। तो इस तरीके से इसको हम बताते हैं कि हमारा मॉलिक्यूलर जो है कि कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन। तो आई थिंक कि आप लोग को ये समझ में आया होगा चीज़ें। अगर नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से समझाने की। तो आइए डोनर एबिलिटी एंड एस कैरेक्टर पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो ये कौन सा हाइब्रिड, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। और ये कौन सा है, sp
2 है और ये कौन सा है, sp3 है। हम लोग को पता है कि जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, क्या होता है, जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है उसके अंदर उतनी जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। तो ये sp कैरेक्टर है तो sp में कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से sp2 है तो इसमें कितना हो जाएगा, 33%, और इसमें कितना हो जाएगा, 25%। तो जितना ज़्यादा जो है कि एस कैरेक्टर होता है उसके अंदर उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। और बॉन्ड एंगल की बात कर लिया जाए तो इसमें कितना है, 180 डिग्री के अप्रॉक्स में है। कितना है बॉन्ड एंगल, थीटा की बात कर लिया जाए तो इसमें 180 डिग्री है, और इसमें कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली बात कर लिया जाए तो 120 के अप्रॉक्स में है, और इसमें 109 के अप्रॉक्स में होता है। तो देख रहे हैं कि जो एस कैरेक्टर होता है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50% है तो 180 डिग्री, 33% हुआ तो 120 डिग्री। जैसे जैसे क्या हो रहा है, एस कैरेक्टर घट रहा है तो बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पे लगाना है। तो अगर अंदर का ये एंगल क्या है, कम है, तो बाहर का एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा आएगा। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं ये क्या होगा, इनको डोनेट करने में क्या होगा, दिक्कत होगी। तो इसलिए डोनर एबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। क्यों, क्योंकि सबसे जो बाहर का जो एंगल है इसमें है, फिर इसमें होगा, फिर सबसे ज़्यादा तो इसमें है, फिर उसके बाद कम इसमें, फिर सबसे कम इसमें है, सबसे कम इस मॉलिक्यूल में है। तो जिसमें जितना कम एंगल उसके अंदर उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसका डोनर एबिलिटी क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें से किसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा है, तो किसकी होगी बताइए। देखिए यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। हम लोग को पता है कि जब पीरियोडिक टेबल में अपने लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो जो लोन पेयर हैं या जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखेगा और वो डोनेट नहीं होने देगा। तो ये क्या हो रहा है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट साइड में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो जिसके वजह से ये डोनर एबिलिटी इनकी घट जाएगी। तो इनका जो एक्चुअल आर्डर होगा CH3 का ज़्यादा होगा, फिर NH2 माइनस का होगा, फिर OH माइनस का होगा, सबसे लास्ट में F माइनस का होगा, ठीक। तो अभी हम ये देखे थे कि बाहर का एंगल के हिसाब से इसको देखे थे कि डोनर एबिलिटी। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है अंदर के एंगल के हिसाब से। तो अंदर का एंगल जितना कम रहेगा, एंगल जितना भी कम रहेगा, अगर बात किए तो ना परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। तो जितना ज़्यादा थीटा उतना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, और वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। तो जितना कम एंगल उतना आसानी से ये डोनेट कर सकता है, ठीक। तो आई थिंक ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ये है कि इसमें से और इसमें से डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो बॉन्ड एंगल क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 360 150 डिग्री के अप्रॉक्स में होगा, ठीक। और यहाँ पे कितना होगा, ये 104 के अप्रॉक्स में होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि बॉन्ड एंगल किसका कम है, NH2 माइनस का, NH2 का। तो ये यहाँ पे जो डोनर एबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। तो आई थिंक ये भी चीज़ें आपको डोनर एबिलिटी और एस कैरेक्टर से रिलेटेड, अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन अगर मिले तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन से कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि HB और HA में बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा।
और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो x1 है, इसको मान लेते हैं x1 और ये x2 है, तो ये वाला बांड ज़्यादा लंबा होगा या ये? तो इसका जवाब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन से ही पता चलता है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है और इसका क्या होता है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, क्योंकि ये सिग्मा है तो ये सिग्मा स्टार। तो ये क्या काम करता है, अपने लोन पेयर को इसमें पार्शियली डोनेट कर देता है। तो जिसके वजह से अगर कहीं भी जो है कि सिग्मा स्टार में कम्प्लीटली तो नहीं देगा, और कम्प्लीटली दे देगा तो टूट जाएगा, पर ये पार्शियली देता है। तो पार्शियली देने से क्या होगा कि ये जो बांड है ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब ये बांड वीक होगा तो HA का जो बांड लेंथ है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा HB से। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो है कि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल कुछ इस टाइप का होगा और इसका सिग्मा स्टार ऑर्बिटल इस टाइप का है, और यहाँ पे इसका लोन पेयर बैठा हुआ है। ठीक, तो ये लोन पेयर इसके एक्सियली सिग्मा स्टार में क्या करता है, आराम से दे देता है। कम्प्लीटली नहीं देता है, कम्प्लीटली देगा तो देखिए टूट जाएगा, ये पार्शियली देता है। तो जिसके वजह से जो है कि ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है कि x2 वाली बॉन्ड लेंथ वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है x1 से। इसमें जिस तरीके से मतलब कि आसानी से इसमें दे पा रहा है, इसमें वो नहीं दे पाएगा, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो आइए अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जब हम जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मेनली 3 टाइप के हम इफेक्ट देखने को मिलता है। कौन कौन से देखने को मिलता है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है, कौन सा, इंडक्टिव। और दूसरा कौन सा देखने को मिलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। और तीसरा होता है रेजोनेंस, या इसको कहा जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। तीसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या ये होता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये मेनली सिग्मा बांड के थ्रू ये ऑपरेट होता है। जैसे इसकी बात कर लिया जाए कि हमारे पास कोई एल्किन का चैन है, एल्केन का, इसके साथ अगर कोई X ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये X ग्रुप की 2 पॉसिबिलिटी है। क्या है इसकी पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी है कि ये X जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, किससे, कार्बन से। ठीक, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो ग्रुप है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, किससे, कार्बन से। ठीक, तो अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हम मान के चल रहे हैं फर्स्ट क्राइटेरिया के हिसाब से, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है ये क्या होगा, ये अपने तरफ खींच के रखेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो इस टाइप के जो इफेक्ट दिखाते हैं उनको कहा जाता है -I इफेक्ट। क्या कहा जाता है इसको, -I इफेक्ट। और अगर जो है कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कार्बन से, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे बना लेते हैं C। तो क्या काम करेगा, कार्बन अपने तरफ खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा डेल्टा निगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो इसको कहा जाता है +I इफेक्ट। ठीक, तो ये फर्स्ट का था और ये सेकेंड का एग्जांपल है। तो आई थिंक ये -I इफेक्ट और +I इफेक्ट क्या है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज क्या हो, जुड़ जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, खींच के रखेगा, तो जिसके वजह से इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ऐसे इफेक्ट को कहा जाता है -I इफेक्ट। और ये मेनली सिग्मा बांड के थ्रू ही ऑपरेट होता है। और अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कार्बन से, तो क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा कार्बन को। तो ऐसे टाइप के जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड कोई भी एलिमेंट शो करेगा उसको +I इफेक्ट शो कर, +I इफेक्ट कहते हैं। और +I इफेक्ट का एग्जांपल अगर पूछ दिया जाए तो कौन सा है, एल्किल है और कोई मेटल हो सकता है।
और इसका कोई एग्जाम्पल पूछ दिया जाए तो क्या बताएंगे? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन है, आयोडीन है, OH है, NH2 है, ये सब जो क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसलिए ये सब जो कंपाउंड किसी एल्केन से जुड़ जाएंगे तो -I इफेक्ट शो करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ देखने को मिलता है? सिग्मा से जो है कि पाई या तो वैकेंट p ऑर्बिटल में देखने को मिलता है। इसको कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। कार्बन है, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक, तो इसको कैसे समझते हैं कि इसके अल्फ़ा पोजीशन पे जहाँ पे भी ये पाई हो या तो फिर वैकेंट p ऑर्बिटल हो, इसके अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये क्या काम करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, तो जिसके वजह से हमें ये इस देखने को मिलेगा कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा होगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला होगा वो प्लस के फॉर्म में निकल गया होगा। फिर क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देता है और फिर ये इससे जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है कुछ इस टाइप का, कार्बन CH हो जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H+। तो इस टाइप से जो है कि हाइपर कॉन्जुगेशन को समझा जाता है और इसको कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। अगर इससे जो है कि स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पूछ दिया जाए, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है कि पूछ दिया जाए, तो इसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन में उसमें ऐड कर देते हैं। अगर इसकी बात कर लिया जाए तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और उसमें एक ऐड कर देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। और इसमें जो है कि ये जो हाइड्रोजन वाले हैं, हाइड्रोजन के हमारे पास कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको इसी जगह पे एक जगह ड्यूटेरियम दे देगा, एक बार ट्रिटियम दे देगा, तब आपसे पूछ देगा कि जो है कि स्टेबिलिटी बताइए। तो स्टेबिलिटी बताने के लिए हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर ट्रिटियम का। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब जो कार्बन और हाइड्रोजन का बांड होता है, कार्बन और ड्यूटेरियम का बांड होता है, कार्बन और ट्रिटियम का बांड जो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ये होता है, फिर उसके बाद ये होता है, फिर कार्बन हाइड्रोजन होता है। तो इसलिए ये बांड को ब्रेक करना आसान है। तो यहाँ से जितना आसानी से ये ब्रेक होगा उतने जो है कि ये मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। और जब ये H शो करेगा, H के आइसोटोप, तो इसको कहा जाता है प्लस H इफेक्ट। क्या करते हैं, प्लस H। और इसमें जो है कि -H भी होता है, -H कौन शो करता है, CI3, CBr3 और CCl3 और CF3 भी है। ठीक, तो इसमें जो है कि सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। जैसे यहाँ पे लगाए थे कि कितना इजली बांड ब्रेक हो रहा है, तो इसमें से कौन इजली बांड ब्रेक करेगा, कार्बन और आयोडीन का कि कार्बन और ब्रोमीन का, बताइए। तो कार्बन और आयोडीन का आसानी से बांड ब्रेक होगा। तो इसलिए जो है कि -H इफेक्ट जो है कि CI3 का ज़्यादा होता है, फिर CBr3 का, फिर CCl3 का और सबसे लास्ट में होता है CF3 का। ठीक, तो आई थिंक ये हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो आइए अब बात करते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो आइए अब हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। मेजोमेरिक इफेक्ट, अभी हम लोग क्या क्या देखे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और क्या देखे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम लोग देखेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग देखे थे कि सिग्मा बांड के थ्रू होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में देखे सिग्मा और पाई या तो वैकेंट p ऑर्बिटल के थ्रू होता है। और इसमें मेजोमेरिक में क्या होता है, ये पाई
2p हो सकता है, या तो फिर ये पाई से पाई टाइप का होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं, फिर समझ में आएगा। अपने पास बेंजीन है, ठीक, इस पे हम कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिए COOH टाइप का, ठीक। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं OCH3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है और यहाँ पे OCH3 है। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, क्या कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेता है, ठीक। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विथड्रा करेगा अपने कहाँ से, बेंजीन रिंग से, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ से कार्बन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये फिर जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये है, एक क्वेश्चन ये आता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए जो अभी हम बना रहे हैं ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इनको कहा जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये यहाँ पे हो जाएगा और ये प्लस चार्ज और यहाँ पे, फिर इसको रेजोनेंस कराएंगे, इलेक्ट्रॉन भागेगा यहाँ पे, तो कैसा होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, कहाँ पे जनरेट हो रहा है, बेंजीन रिंग में। और वो बेंजीन रिंग के कौन कौन से पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, एक तो है इसको 1-2 पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो, क्या बोलते हैं, आर्थो। और 1-4 पोजीशन को बोला जाता है पैरा। और ये भी 1-2 है क्योंकि यहाँ पे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर्थो हो जाएगा, ठीक है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप का क्या इफेक्ट है किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसे इफेक्ट को कहा जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और वो डोनेट भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खींच ही रहा है, वो डोनेट भी कर सकता है, उसको भी कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इस तरीके से हमें मेसोमेरिक इफेक्ट के भी 2 टाइप के मिल जाते हैं कि एक जो कि क्या कर रहा है, खींच रहा है, और एक डोनेट कर रहा है। तो जो खींचने वाले जो ग्रुप होते हैं उनको कहा जाता है -m इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, -m। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट करेगा और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसको भी बना लेते हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, OCH3 है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे ये जाएगा, उल्टा कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे आएगा और ये चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप का, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH3 है, और ये क्या काम करेगा, यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा और ये चला जाएगा यहाँ पे। तो OCH3 इस टाइप का बन गया। तो यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कैसा बन रहा है, आर्थो बन रहा है और पैरा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आता, फिर इसके बाद जो है कि ये यहाँ पे चला जाएगा। तो इस बनाए जैसे यहाँ पे बना नहीं, उसी टाइप के यहाँ पे बनेगा। तो ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होते हैं या +m इफेक्ट वाले होते हैं, वो आर्थो और पैरा पे, बेंजीन रिंग के आर्थो और पैरा पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। बट जो कि -m इफेक्ट वाले हैं वो क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आर्थो और पैरा पे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट
अगर यहाँ से देखा जाए तो मेजोमेरिक इफेक्ट पाई से वैकेंट पी ऑर्बिटल या पाई से पाई में ये देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट क्या है कंजुगेटेड सिस्टम में। तो इसमें से हम माइनस एम इफेक्ट को जब देखेंगे तो माइनस एम इफेक्ट क्या करता है बेंजीन रिंग के, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि बेंजीन रिंग का के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देगा और उससे पूछने लगेगा कि एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, पीके क्या है। तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि उसका इफेक्ट कौन से पोजीशन पे है। अगर इफेक्ट का हमें उसके पोजीशन के बारे में नहीं पता रहेगा तो हम उसके इफेक्ट को सही से लगा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्लस एम इफेक्ट वाले हैं वो आर्थो और पैरा पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इन द सेंस कहा जाए तो जो माइनस एम इफेक्ट वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं और जो प्लस एम इफेक्ट वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देते हैं किसी कंजुगेटेड सिस्टम में। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि माइनस एम इफेक्ट वाले कौन से ग्रुप होते हैं और कौन से प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। माइनस एम ग्रुप वाले कौन से होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, कार्बोनिल होते हैं, जितने भी कार्बोनिल होंगे COR और फिर C डबल बॉन्ड ONH2, कहीं भी कार्बोनिल ग्रुप सीधे अटैच मिल जाए आपको, आप जो है कि उसको क्या मानेंगे, माइनस एम इफेक्ट मानेंगे। ठीक, और फिर प्लस एम इफेक्ट वाले कौन से होते हैं, OCH3 हो गया, OCONH2 हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, NHR हो गया और NR2 ग्रुप हो गया। ठीक है, ये सब कौन से होते हैं, प्लस एम इफेक्ट। ये लोग अपना जो है कि लोन पेयर को क्या करते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम में डोनेट कर देते हैं और ये लोग क्या करते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। इसलिए ये सब माइनस एम इफेक्ट्स को करते हैं और ये प्लस एम। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, किससे रिलेटेड, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि CH3COOH है, FCH2 है और F2 और F3 है। तो अभी हम आपको बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट में कि अगर कार्बन से क्या हो, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जुड़ी हो तो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ से हमें ये देखना है कि एसिडिटी इनकी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो यहाँ से अगर H+ आसानी से निकल जाएगा कि यहाँ से H+, कि यहाँ से H+, कि यहाँ से H+। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पहले निकाल लेते हैं कि CH3 है, C है। अगर यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो इस टाइप का मिलेगा हमें। तो इसमें और एक एग्जांपल और ले लेते हैं उसी का, CH2, C डबल बॉन्ड O। तो अब ये बताइए कि ये निगेटिव चार्ज स्टेबल है या ये निगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो ये क्या है, हम आपको बताए थे कि प्लस आई इफेक्ट जो शो करता है वो एल्किल या तो कोई मेटल हो सकता है। तो ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको सेंटर को देगा। तो आप खुद बताइए ना कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज पहले से है, अब ये इलेक्ट्रॉन और इसको देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कि वो तो स्टेबल तो हो नहीं रहा है H+ देने के बाद, तो H+ क्यों देगा। अगर इसकी बात किया जाए तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। तो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे निगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, कम होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी एसिडिटी इसके कंपेयर में ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हम जोड़ते जाएंगे उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वो कम होता जाएगा। तो इसका एसिडी का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर ये, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो इसमें एसिडिटी का आर्डर पूछ दिया जाए, ये एसिडिटी का आर्डर है। ठीक है, इसमें भी अगर हमको एसिडिटी देखा जाए तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से H+ को हटाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज।
यहाँ से भी H+ को रिमूव कर दे, एसिड है H+ को हटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो अब हमें देखना है कि ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 टाइप से जो है कि 3 तरफ से CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को जब देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पहले से नेगेटिव चार्ज है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अपने आप को स्टेबलाइज ये फील नहीं करेगा। बट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, सिर्फ 2 साइड से आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ 1 साइड से आ रहा है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे इलेक्ट्रॉन जो है कि कहाँ पे डोनेट हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जा रहा है, फिर उससे कम जो है कि यहाँ पे है, फिर सबसे कम यहाँ पे है। तो जो कि इसका एसिडिटी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी, फिर इसकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड से जो है कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे 2 साइड से आ रहा है तो इसके कंपेयर में कम होगा, और यहाँ पे सिर्फ 1 साइड से आ रहा है तो उसमें इसके कंपेयर में उसमें कम हो जाएगा। तो एसिडिटी का आर्डर ये होगा। और यहाँ पे इसकी बात किया जाए कि ये जो CH2+, यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के, तो इसका स्टेबिलिटी का आर्डर क्या होगा, आप लोग बताइए तब से कि क्या होगा। आपको हम हाइपर कॉन्जुगेशन में बताए थे कि जो प्लस H इफेक्ट होते हैं, प्लस H इफेक्ट जो शो करते थे वो -H का ज़्यादा था, फिर ड्यूटेरियम का था, फिर उसके बाद ट्रिटियम का था। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का था, फिर ड्यूटेरियम का, फिर ट्रिटियम का। उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताए थे कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का बांड होता है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से, तो जिसकी वजह से ये बांड क्या हो जाएगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी, फिर उसके बाद इसकी होगी। और फिर यहाँ पे अगर बात किया जाए कि हमें पता है कि बेंजीन रिंग क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो इसकी रिएक्टिविटी के बारे में पूछ दिए क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा स्पीसीज है, तो इसका कौन सा कैसा लगेगा आंसर, रिएक्टिविटी। तो इसका आर्डर क्या होगा, अगर इसको 1 कर दे, इसको 2 कर दे, इसको 3 कर दे और इसको 4, तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। देखिए अगर कहीं भी जो है कि अगर आपको आर्डर पूछ देता है इस टाइप का, तो आपको सबसे पहले रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट लगाना होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाना पड़ता है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट लगाना पड़ता है, सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे इस एल्कीन के अल्फ़ा पोजीशन पे कार्बन है और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो उतने ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, किसमें, बेंजीन रिंग में। तो जिसके वजह से बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से कर सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को लगाया जाए तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, फिर इसका होगा 2 है, फिर 1 है, सबसे लास्ट में 0। तो आई थिंक कि आप लोग को ये इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड जो अभी हम क्वेश्चन कराए हैं आपको ये समझ में आए होंगे। तो आइए कुछ अब क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्या है, फिनॉल है, फिनॉल का सब डेरिवेटिव हैं। तो इसमें अगर हमको एसिडिटी पूछ दिया जाए, एसिडिटी पूछ दिया जाए, और क्या पूछा जा सकता है, एसिडिटी और pKa। एसिडिटी और pKa का आर्डर पूछ दिया जाए तो क्या होगा। तो एसिडिटी के लिए सबसे पहले एसिडिटी का लगाते हैं। तो एसिडिटी के लिए क्या होता है, जो कोई भी एसिडिक होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, और सेम चीज़ यहाँ पे होगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक।
तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो निगेटिव चार्ज है किस में स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो OCH3 है, हम बताए थे ना कि OCH3 प्लस एम इफेक्ट शो करता है। प्लस एम इफेक्ट मतलब कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को कंजुगेटेड सिस्टम में क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक। तो जिसके वजह से इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज कर जाएगा। और ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होता है, तो इसलिए ये प्लस एम शो करेगा बट ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक। अब इसमें अगर बात कर लिया जाए तो जब हम आपको बताए थे कि कोई भी जो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है या लोन पेयर जब रहता है, कोई कंजुगेटेड सिस्टम होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब देता है तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे आ सकता है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे आ सकता है। तो ये जो OCH3 का है, OCH3 सिर्फ यहाँ पे इसका सिर्फ माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, प्लस एम इफेक्ट काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये प्लस एम इफेक्ट का भी इसका देखा जाए तो ये सिर्फ आर्थो पे और पैरा पोजीशन पे देगा, इस पे नहीं देगा। तो इसलिए इसका ये प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे क्या काम करेगा, ये तो देगा आराम से, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे इसके है और ये भी इसके पैरा पोजीशन पे है। तो यहाँ से ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में है, O माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें है। और सबसे ज़्यादा डिस्टेबल किस में है, इसमें किस में है, यहाँ पे प्लस एम है और माइनस आई है। तो देखिए एक या तो ये हो सकता है या तो ये एक ये हो सकता है। यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो यहाँ से इसके सिर्फ एडजेसेंट कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन के बाद लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि माइनस आई इफेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा काम करेगा एज़ कम्पेयर टू इससे, ठीक। तो एसिडिटी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 1 2 3 और ये 4 है। तो माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, तो तीसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन होगा, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है और यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है। आपको बताया था ना कि रेजोनेंस इफेक्ट को देखना है या मेजोमेरिक इफेक्ट को देखना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। तो यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट था, तो ये होगा। और फिर उसके बाद ये होगा, फर्स्ट होगा। फिर उसके बाद कौन सा होगा, इन दोनों में फिर ये सेकेंड होगा। क्यों, क्योंकि इसको माइनस आई इफेक्ट इसके कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसलिए सेकेंड हो जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो सबसे एसिडिक है हमारा ये कंपाउंड है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। फिर उसके बाद ये है, फिर इसके बाद कौन होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें जो प्लस एम इफेक्ट है और इसमें जो प्लस एम इफेक्ट है वो दोनों में सेम है, बट माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट कर जा रहा है, इसलिए इसकी एसिडिटी इसके कंपेयर में ज़्यादा हो जाएगी। और pKa की बात किया जाए तो pKa क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ किसका होता है, Ka होता है, ठीक। तो अगर हम एक एग्जांपल ले चलते हैं, H2SO4 है, तो अगर इसको हम क्या करते हैं, प्रोटोनेट कराते हैं, तो ये H+ और HSO4- में टूटता है। तो इसका जो रेट कांस्टेंट होता है Ka, इसको लिखा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और डिवाइड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H+ के। तो इसका मतलब कि Ka जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा H+ निकलेगा। हमें यह भी पता है कि जितना ज़्यादा H+ होता है उतना कम pH होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH के। क्यों, क्योंकि pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+ होता है। क्या होता है ये, माइनस लॉग ऑफ H+। और pKa आपको बताए हैं कि क्या होता है, ये माइनस लॉग ऑफ Ka। तो ये भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के। तो जितना ज़्यादा एसिडिक कोई कंपाउंड होगा उसका pKa वैल्यू उतना ही कम होगा। तो यहाँ से अगर pKa का आर्डर अगर हमको निकालना पड़ जाए
तो क्या करना पड़ेगा, एसिडिटी का जस्ट हमें रिवर्स कर देना पड़ेगा। तो इसका आर्डर हम बताते हैं कि क्या होगा। pKa का आर्डर क्या हो जाएगा, इसमें फोर्थ हो जाएगा, फिर सेकेंड हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड हो जाएगा। और फिर सेम चीज़ इसमें देखना है कि NH2 है और OCH3 है। यहाँ पे हमें बेसिसिटी बतानी है। क्या बतानी है, बेसिसिटी बतानी है इसमें। तो इसमें बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि वो लोन पेयर को जितना आसानी से डोनेट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है या यहाँ पे लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है, इन तीनों में से किस में करेगा, इसको देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एनिलीन है और ये अगर ग्रुप की बात की जाए तो ये तीनों में कॉमन है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस किसका है, OCH3 का और यहाँ पे NO2 का। OCH3 ग्रुप कैसा होता है, प्लस M इफेक्ट शो करता है और माइनस I इफेक्ट शो करता है। और NO2 ग्रुप कैसा होता है, माइनस M इफेक्ट शो करता है और माइनस I इफेक्ट शो करता है। तो NO2 ग्रुप कैसे माइनस M और माइनस I इफेक्ट शो करता है, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पे O माइनस होता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है कि यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। माइनस M इफेक्ट में यही बताया था ना कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ जब खींचता है तो उसको कहते हैं माइनस M। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि NO2 ग्रुप कैसा है, माइनस M इफेक्ट है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, इसलिए ये माइनस I इफेक्ट है। तो अगर इसकी बेसिसिटी की बात किया जाए तो सबसे बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, जो लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर पाए। तो इसमें से सबसे आसानी से लोन पेयर कौन डोनेट कर पाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस पर बढ़ाएगा। तो यहाँ पे प्लस M इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसमें क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो ये आसानी से डोनेट कर पाएगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, सेकेंड की होगी। फिर उसके बाद किसकी होगी, यहाँ पे देखिए माइनस M इफेक्ट है और माइनस I इफेक्ट है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो माइनस M इफेक्ट क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसका भी लोन पेयर बेंजीन रिंग के साइड में आ जाएगा। तो जिसकी वजह से इसकी जो लोन पेयर टेंडेंसी थी डोनेट करने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी इसके कंपेयर में कम हो जाएगी। तो इसका फिर बेसिसिटी किसका हो जाएगा, फर्स्ट का, फिर लास्ट में थर्ड का। और इसका भी अगर pKa पूछ लिया जाए, pKa पूछ लिया जाए तो pKa अगर H प्लस का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक तरीके से बात किया जाए तो बेस का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका आर्डर pKa क्या हो जाएगा, सेम रहेगा और ये थर्ड। ठीक, और फिर एक बार आप लोग इसको सॉल्व करिए, फिर हम बताएंगे। तो हाँ, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है कि एसिडिटी का आर्डर बताना है हमें कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, एसिडिटी और pKa का। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें ये पेरेंट है मॉलिक्यूल और बस यहाँ पे ये NO2 का क्या है, स्पेस चेंज है बस। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो NO2 ग्रुप कैसा होता है, अभी आपको बताए थे। यहाँ पे माइनस M इफेक्ट शो करता है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, माइनस I इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पे भी माइनस M इफेक्ट और माइनस I इफेक्ट, पर यहाँ पे माइनस M इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस M इफेक्ट या माइनस I इफेक्ट सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पे देखते हैं। ये कौन से पोजीशन पे है, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, इसलिए ये सिर्फ यहाँ पे माइनस I इफेक्ट काउंट करेंगे। और ये पैरा पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पे माइनस M इफेक्ट और माइनस I इफेक्ट दोनों को काउंट करेंगे। तो अब इसमें एसिडिटी की बात किया जाए तो किसकी होगी, तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड पोजीशन पे है माइनस M और माइनस I, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। फिर कौन, फोर्थ, क्योंकि माइनस M है ना, तो वो क्या काम करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। फिर उसके बाद कौन हो जाएगा, थर्ड है और फर्स्ट। ऐसा मतलब कि हम जो जनरल ट्रेंड पढ़ते हैं ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। देखिए
ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है ये क्या काम करता है कि इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो ये हाइड्रोजन ईजिली जो है कि रिमूव नहीं हो पाता है, तो जिसके वजह से इसकी जो है कि एसिडिटी इससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा पहले और सेकंड का हो जाएगा बाद में। और पी के आर्डर जस्ट इसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो 1 का, फिर थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फोर्थ का। यहाँ पे इसकी एसिडिटी इसलिए घट रही है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसको H+ आसानी से रिलीज नहीं होगा। जब ये आसानी से रिलीज नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है एसिडिटी कम हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि बेंजीन की रिएक्टिविटी का आर्डर। तो इसमें रिएक्टिविटी का आर्डर क्या होगा? हम लोग को पता है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो जब कोई भी ग्रुप या कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएगा, कब जाएगा? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगा तब जाएगा। तो हमें इसमें से देखना है कि इस मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में कौन दे रहा है। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि जो कि रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट को सबसे पहले देखना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ से OCH3 जो है ये +M इफेक्ट और -I इफेक्ट के थ्रू बेंजीन रिंग में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। और CH3 में क्या है, ये सिर्फ +H इफेक्ट शो करेगा। और F क्या है, ये -I इफेक्ट है। और ये NO2 कैसा है, -M है और -I इफेक्ट शो करेगा। तो इन सब चीज़ों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में कौन दे रहा है? +M इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया जाता है, -M इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिया जाता है। तो +M इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ये +H इफेक्ट से दे रहा है, ये -I इफेक्ट से ले रहा है, ये -M और -I इफेक्ट से ले रहा है। तो इसका जो रिएक्टिविटी का आर्डर होगा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। और फिर उसके बाद कौन होगा, उसके बाद थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन होगा, फिर उसके बाद सेकेंड और फिर फर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट भी काम कर रहा है। तो मेजोमेरिक इफेक्ट से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। जब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल को उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इसमें भी देखना है, हमें बताना है कि एसिडिटी का आर्डर बताना है। इसमें क्या बताना है हमें, एसिडिटी का आर्डर और pKa का। ठीक, तो एसिडिटी के लिए क्या करना है कि हमें H+ को डोनेट करना है। तो यहाँ से जब H+ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से H+ जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे H+ जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। अभी हम इतना क्वेश्चन को लगा चुके हैं तो हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि अगर कोई भी निगेटिव स्पीसीज है, निगेटिव चार्ज है, क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो उसको जो है कि स्टेबलाइज कौन कौन करता है। निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है -I इफेक्ट। क्या करता है, -I इफेक्ट निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। और -H इफेक्ट और -M इफेक्ट, ये क्या काम करते हैं, निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है कम, जिसकी वजह से ये निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। और अगर वही पॉजिटिव चार्ज की बात कर लिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज भी जैसे वहाँ पे -H -I था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +I और +H और +M। ये अगर ग्रुप रहेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज को
स्टेबलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन देंगे पॉजिटिव चार्ज को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्या होगी, कुछ कम होगी। और यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये लोग लेंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज़्यादा था वो थोड़ा बहुत कम होगा, तो स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे यही देखना है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया है, तो हमें देखना है कि इस निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में है। तो देखिए यहाँ से जब ये निकला है तो पहला है कि यह एरोमेटिक बन गया है। क्या बन गया है? ये एरोमेटिक स्पीसीज बन गया है। ठीक है, ये हमारा कैसा बन गया है? एरोमेटिक। और यहाँ पे अगर बात कर लिया जाए तो ये कैसा बन गया है? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसको अभी हम लोग देखेंगे कि ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैसे बना है। तो अभी नॉर्मल हम बताएं तो हकर रूल के अनुसार जो 4n+2 को रूल को फॉलो करता है और सब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो और फिर साइक्लिक हो और प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन हो, तो उनको कहा जाता है एरोमेटिक। तो यहाँ पे देखा जाए तो 4n+2 को रूल के हिसाब से तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2, 2 4, 2 6। तो इसका मतलब कि 4 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और +2 कर दिया जाए तो कितना आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? हकल रूल को फॉलो कर रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं एरोमेटिक। इसको एंटी एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 4n इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। 4n मतलब कि 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन। और ये कैसा है? ये और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम है, तो ये भी एरोमेटिक हुआ। अब बात कर लिया जाए सब्स्टिट्यूएंट के। ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल में दोनों सेम है, पेरेंट एटम जो है, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अलग है। तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा? जो -I इफेक्ट हो, -H इफेक्ट हो, -M इफेक्ट हो। CF3 क्या है? -H इफेक्ट शो करता है, तो इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो इसको जब स्टेबलाइज कर देगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद कौन होगा? एंटी एरोमेटिक। देखिए कोई भी कंपाउंड जो है वो अपने आप को एंटी एरोमेटिक नहीं बनने देता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। इसलिए जो है कि इसकी जो एसिडिटी होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू इससे, क्योंकि एरोमेटिक होने के बाद मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, फिर लास्ट में B हो जाएगा। और फिर pKa आर्डर क्या होगा? आपको बताया था कि एसिडिटी का क्या होता है, ये जस्ट उल्टा होता है। तो इसका pKa वैल्यू हो जाएगी B, C, फिर A। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब कैसे निकाला जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकालने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, पहले उसको देख लेते हैं। किसका निकालना हो? तो एल्कीन का निकालना हो। तो जब एल्कीन का स्टेबिलिटी निकालना है तो क्या होगा? पहले देखना है हमें कॉन्जुगेशन के बारे में। तीन हमें जाना होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो उसके लिए क्या करना होता है? जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है उसको जो है कि हमें प्रेफर करना होता है सिमेट्रिकल एल्कीन से। और फिर अगर सिमेट्रिकल एल्कीन में भी हमें देखने को मिलेंगे सीस और ट्रांस, तो उसमें जो है कि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू सीस। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो ट्रांस क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो यही सब कॉन्सेप्ट लगा के हमें इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताना है। तो इसमें क्या है? इसमें देखा जाए तो इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि और किसी में एग्जाम्पल में कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए हम जो है कि कॉन्जुगेशन वाले को पहले रखे हैं। अब हमें देखना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 3, 6, 9, 12। यहाँ पे टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने हैं? 3, यहाँ पे टोटल, ठीक है, 3, 6, 2, 8।
8 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कितने हैं, 2 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें कितना है, 2 2 4, इसमें भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सेकेंड का हो जाएगा, फिर थर्ड का हो जाएगा। अब बात फंस रही है चौथे और फिफ्थ में। तो इसमें क्या है, इसमें भी 4 है और उसमें भी 4 है, तो हमें ट्रांस वाले को क्या देना है, ज़्यादा स्टेबल करना है, तो ये ट्रांस है, तो फोर्थ हो जाएगा एंड देन फिफ्थ। सेम कॉन्सेप्ट इस वाले एग्जांपल में हमें लगाना है। इसमें कितना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितना है, 2 1 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कितना है, 3 2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें 3 6 2 8 2 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फ़ा पोजीशन क्या है, इस डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन लगा होता है उसे बोला जाता है अल्फ़ा पोजीशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा है इसमें फोर्थ वाला है, एंड देन थर्ड है, देन 2, फिर उसके बाद फर्स्ट है। ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का आर्डर। इसको देखने के लिए पहला देखना होता है कंजुगेशन, दूसरा देखना होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, फिर तीसरा देखना है अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, जिसमें से अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, और सिमेट्रिकल में ट्रांस जो है कि ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। अब हम लोग बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में, कि एल्कीन का जो है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे निकाला जाता है। ये भी इजी कॉन्सेप्ट है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो जस्ट इसका क्या कर देंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालेंगे तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। अगर इसमें जो है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना हो इसका, तो क्या होगा, HOH का आर्डर जस्ट उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1 है। और इसमें जो है कि HOH का आर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकाल लेते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आराम से निकालेंगे, जस्ट उसका क्या करना है, उल्टा कर देना है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या होता है कि इस बॉन्ड को, जो ये CH बॉन्ड है, हमें बताना है कि ये CH बॉन्ड और ये CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसमें जो है कि हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसको समझते हैं, ये क्या है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये कैसा है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमें पता है कि sp में 50% s कैरेक्टर होता है और 50% क्या होता है, p कैरेक्टर होता है। ये परसेंटेज s कैरेक्टर है ना, परसेंटेज s कैरेक्टर 50% होता है। इसमें कितना होता है, 33% के अप्रॉक्स में होता है, और इसमें कितना होता है, 25%। और हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे देखा जाए तो 50% एस कैरेक्टर है, सबसे ज़्यादा इसमें है। तो इसमें का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, टाइटली बाउंड होगा। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए क्या होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसमें 33% है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कम देना पड़ेगा इसके कंपेयर में, और इसमें सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 25% है। अगर इसका जो है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का
आर्डर अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आर्डर फर्स्ट हो जाएगा, देन सेकेंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या क्या देखे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे निकालते हैं और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और यहाँ पे देखे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालिए, जहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, जहाँ पे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक यहाँ पे है और एक है, यहाँ का हाइड्रोजन निकालना है और एक हाइड्रोजन यहाँ का निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, sp3 ये भी है और ये भी क्या है, sp3 है, ठीक है। यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3 है। तो क्या ये दोनों का जो हाइड्रोजन को तोड़ना है, क्या दोनों के लिए सेम एनर्जी चाहिए, बताइए? दोनों को सेम एनर्जी चाहिए? दोनों को सेम एनर्जी नहीं चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का अंदर का एंगल जो है क्या है, छोटा है, और यहाँ का अंदर का एंगल क्या है, बड़ा है। अगर अंदर का एंगल छोटा होगा तो बाहर का एंगल बड़ा हो जाएगा। तो बाहर का एंगल जब बड़ा हो जाएगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसको तोड़ने के लिए क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जो फर्स्ट का होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो सेकेंड से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बाहर का एंगल जो है वो ज़्यादा है। बाहर का एंगल ज़्यादा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो हमें उसको तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसलिए इसका जो आर्डर हो जाएगा फर्स्ट का ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस क्या होता है, यहाँ पे इसको समझते हैं। ये क्या है, अपना एक बेंजीन रिंग है। अगर बेंजीन रिंग से बोला गया है कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है ना, अगर बी कोई मान के चलते हैं, यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप है, और यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, और यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। लिखा है ना कि बी जो है कि NO2 हो, SO3H हो, COOH हो, NMe2 हो, OCH3 हो, Br हो, और ए में जितने भी ये सब हैं, और अगर एल्किल ग्रुप हो तब क्या होगा। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल जो बेंजीन रिंग के साथ अगर NO2 ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वो क्या करता है, माइनस सम शो करता है। माइनस सम क्यों शो करता है, O होता है और यहाँ पे O माइनस होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, ठीक है। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, इसलिए इसको कहा जाता है माइनस M इफेक्ट। बट जब इसके बगल में आर्थो पोजीशन पे दोनों साइड में CH3 ग्रुप आ जाए, या तो COOH NMe2 कोई भी ग्रुप आ जाए, तो क्या होता है कि ये जो ग्रुप होता है वो प्लेन के एबव आ जाता है। जब प्लेन के एबव आ जाएगा तो ये जो मेजोमेरिक इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। उसके बाद जो बचता है इंडक्टिव इफेक्ट बचता है, वही जो है कि इसके ऊपर अप्लाई होता है। क्योंकि जब ये प्लेन के एबव चला आएगा तो इसका मेजोमेरिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी बेसिस पे हमें ये सब क्वेश्चन को जो है कि इधर बताना है हमें बेसिसिटी के बारे में, और उधर से बताना है उसका एसिडिटी के बारे में। तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इसमें बताना है कि बेसिसिटी किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए NH2 ग्रुप है, उसमें NH2 ग्रुप नहीं लगा है ना, तो इसका मतलब कि NH2 ग्रुप अब प्लेन में ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ से क्या लग रहा है, प्लस M लगेगा और माइनस I लगेगा। यहाँ से क्या लगेगा, प्लस M लगेगा और यहाँ से माइनस I लगेगा, और यहाँ से क्या लगेगा, प्लस M, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसलिए माइनस I है। और प्लस M क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन को जो है कि अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे
अगर जो है कि बेस का काम क्या होता है, अपने लोन पेयर को देना या H प्लस को पकड़ना। जब ये H प्लस को पकड़ लेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को कौन जो है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे के इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, इसी को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। अब हमें देखना है कि इसमें से और इसमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। अगर इसमें बात किया जाए और मेजोमेरिक इफेक्ट अगर हमें देखना होता है तो वो सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पे देखते हैं, मेटा पोजीशन पे नहीं देखते हैं। तो ये जो है कि सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे है, और यहाँ पे भी ये माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और ये NMe2, इस NMe2 के बगल में ये NMe2 आ गए हैं। तो ये NMe2 जो यहाँ पे प्लस एम शो कर रहा था, यहाँ पे प्लस एम शो नहीं करेगा क्योंकि ये एबव द प्लेन आ जाएगा। तो ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। अगर यहाँ से ये जो है कि एज ए बेस काम करेगा तो ये H को ले लेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमें देखना है कि इस पॉजिटिव चार्ज को कौन सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज को फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। प्लस एम से क्या करेंगे, उसको स्टेबलाइज कर देंगे। तो फर्स्ट वाले की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगी। और अगर pKa की बात कर लिया जाए तो pKa में क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बेसिसिटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। तो इस बेसिसिटी क्या हो जाएगा, सेम आर्डर का रहेगा इसका, pKa भी जैसे बेसिसिटी है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसमें बात किया जाए कि इसमें से और इसमें से किसकी बेसिसिटी है तो किसकी होगी, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कि कौन सा होगा, और मैं इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, SO3H है, माइनस एम इफेक्ट काम करेगा और माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ से भी माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, और ये प्लस आई है और प्लस H इफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है। तो यहाँ पे अगर बाय द वे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी आएगा ये प्लस एच से उसको स्टेबलाइज कर देगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हम देंगे तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी सेम चीज़, इसको एच पकड़ा देते हैं और यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। ये इसके मेटा पोजीशन पे सिर्फ माइनस आई, और यहाँ पे प्लस आई और प्लस एच है। तो अब हमें देखना है कि इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट है, मतलब कि माइनस एम इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है उसको और जो है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे, मतलब कि और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो बेसिसिटी का आर्डर होगा क्या हो जाएगा, सेकेंड का ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है वो तगड़ा होता है। मेजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, तगड़ा होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये ज़्यादा इसको जो है कि डिस्टेबलाइज करेगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो कि इंडक्टिव इफेक्ट है। और इसका जो है कि pKa क्या हो जाएगा, इसका भी pKa सेकेंड का ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट से। सेम कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे हम बेसिसिटी बताए थे, अब हमें यहाँ पे बताना है एसिडिटी के बारे में। तो एसिडिटी के बारे में क्या होता है, एसिडिटी का मतलब कि H प्लस को दे देना। यहाँ से H प्लस देगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे देगा H प्लस तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को जो स्टेबलाइज कर देगा वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कोई कंपाउंड है H प्लस देने के बाद वो अपने आप को स्टेबलाइज महसूस कर रहा है तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना। तो अब हमें यही देखना है कि यहाँ पे O नेगेटिव जो बना है किस में जो है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस M लगेगा और माइनस I लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस M लगेगा और माइनस I। OCH3 प्लस M की तरह वर्क करता है, क्यों, क्योंकि ये अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग में देता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है प्लस M इफेक्ट। और ब्रोमीन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होता है, तो ये माइनस आई इफेक्ट और ये माइनस आई इफेक्ट होगा। जो है कि जो
मेजोमेरिक इफेक्ट होता है उसको हम लोग देखते हैं किस पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे है मेटा पोजीशन पे, तो यहाँ पे सिर्फ इसका इंडक्टिव इफेक्ट काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। कहीं भी नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या काम करेगा, अपने आप को इलेक्ट्रॉन जो है कि अगर वहाँ पे कम रखने की कोशिश करेगा ना, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा वो उतना जो है कि स्टेबल होगा। तो हमें देखना है कि इसमें से कौन जो है कि इस नेगेटिव चार्ज के यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उसको कम कर रहा है। तो इसमें से कौन कम कर रहा है, यहाँ पे प्लस सम इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे, बट यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। तो इसलिए इसकी जो एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिटी सेकेंड का फर्स्ट से। क्यों, क्योंकि प्लस सम इफेक्ट से ये लोग इलेक्ट्रॉन को देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, ये तो अपने आप को डिस्टेबलाइज महसूस करेगा। बट यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है जिसकी वजह से इसको क्या करेगा, स्टेबिलिटी देगा। और इसका जो है कि pKa के बारे में बात कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो यहाँ पे NH2 हो गया है, यहाँ पे OH रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पे लगाए हैं वैसे ही हमें यहाँ पे लगाना है। यहाँ से क्या करना है, हाइड्रोजन को हटा देना है। हाइड्रोजन को हटाएंगे H+ जाएगा तो यहाँ पे छोड़ देगा नेगेटिव चार्ज, है ना। जब नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा तो उसके बाद हमें देखना है कि ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहाँ है। ये क्या करेगा, माइनस आई लगाएगा, ये माइनस आई लगाएगा, ये माइनस M और माइनस आई, और यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे माइनस आई है, और ये माइनस आई लगाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन है बल्कि ग्रुप, तो ये क्या करेगा, एबव द प्लेन आ जाएगा, तो मेजोमेरिज्म ख़त्म। इसका एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसमें ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा क्योंकि यहाँ माइनस एम इफेक्ट से इसको क्या करेगा, खींच लेगा। तो फर्स्ट वाले का ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड से, क्योंकि यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है। मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तगड़ा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो अभी हम लोग पढ़े थे SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इसमें क्या होता है कि जस्ट कोई एक बेंजीन रिंग है, जैसे मान के चलिए ये बोर्ड क्या है, एक रिंग टाइप का है। तो अगर इसके बगल में कोई बड़ा ग्रुप लग जाएगा तो यहाँ पे जो लगा रहेगा वो एबव द प्लेन चला आएगा, तो जिसके वजह से जो रिंग में कंजुगेशन था वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जब डिस्टर्ब हो जाता है तो मेजोमेरिक या रेजोनेंस जो हम लोग देखते हैं उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये था स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। फील्ड इफेक्ट से अगर एसिडिटी और बेसिसिटी को निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए गए हैं। हमें इन दोनों के बताना है कि एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। तो इस वाले एग्जांपल से और इस वाले एग्जांपल में देखा जाए तो इसमें क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से हो सकती है, बट यहाँ पे क्या है कि ये Cl क्या है, इस साइड में है और ये भी Cl इस साइड में है, तो जिसके वजह से इसमें क्या हो है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो ये H+ का निकलना क्या होगा, आसान हो जाएगा। बट यहाँ पे जो है कि H+ का निकलना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए जो है कि इसकी एसिडिटी हो जाएगी सेकेंड का फर्स्ट से। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर की रिजिडिटी है उसके वजह से ये रोटेट तो कर नहीं पाएगा, या ये जो है कि रोटेट नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रक्चर की रिजिडिटी की वजह से सेकेंड की एसिडिटी ज़्यादा है, और सेकेंड की जो है कि एसिडिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी महसूस, मतलब कि हाइड्रोजन जो है अपने आप को स्टेबलाइज महसूस करेगा, जिसकी वजह से वहाँ से H+ को निकलना उतना आसान नहीं होगा जितना आसान यहाँ पे होगा। और अगर pKa की बात कर लिया जाए तो pKa हम जानते हैं एसिडिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकेंड से ज़्यादा। प्रोटॉन स्पंज क्या होता है, प्रोटॉन स्पंज में हम लोग स्पंज जानते हैं ना कि स्पंज को अगर पानी में डाल देते हैं तो क्या करता है, पानी को पूरा एब्जॉर्ब, पूरा तो नहीं मतलब कि जितना भी उसकी कैपेसिटी रहेगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वैसे ही ये मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल को कहीं एसिडिक मीडियम में रख दें तो ये H+ को क्या कर लेगा,
एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रोटॉन स्पंज, और ये सुपर बेस होते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं, इनके बीच में होता है बहुत ज़्यादा रिपल्सन। इनके पास जो लोन पेयर है उनके बीच में क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है। जब ये H+ को पकड़ लेगा तो ये रिपल्सन क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। कम्प्लीटली तो नहीं, पर कुछ हद तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, तो जिसके वजह से ये क्या होते हैं? हाईली जो है कि H+ को क्या होते हैं? चाहते हैं। तो इसी को कॉन्सेप्ट को लगा के हमें ये बताना है बेसिसिटी का आर्डर, इसमें बताना है कि बेसिसिटी का आर्डर क्या होगा इन तीनों में। तो ये हम जानते हैं कि OCH3 क्या होता है? प्लस एम इफेक्ट शो करता है और माइनस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसमें देंगे। तो यहाँ के पास जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो इनके बीच में क्या होगा? और ज़्यादा रिपल्सन होगा। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर। तो थर्ड का ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप तो है नहीं, और यहाँ पे है OCH3, और यहाँ भी OCH3 है। ठीक है। अभी हम लोग जो है कि SIR में देखे थे, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस में, अगर NME2 के बगल में OCH3 ग्रुप आ जाए तो OCH3 ग्रुप या NME2 क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। तो ये क्या होगा कि ये इसका सिर्फ माइनस आई काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एबव द प्लेन चला जाएगा। इसको भी माइनस आई काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बगल में क्या है? बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये क्या होगा? एबव द प्लेन चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो ये क्या काम करेगा? यहाँ से नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे रिपल्सन कुछ कम होगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना? यहाँ पे कुछ नहीं है, पर यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट के इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है, तो इसलिए फर्स्ट का बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड से। ये है बेसिसिटी का आर्डर। और अगर pKa की बात कर लिया जाए तो pKa बेसिसिटी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका आर्डर हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या देखे हैं? फील्ड इफेक्ट देखे हैं। फील्ड इफेक्ट से एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे निकालते हैं। तो इसमें हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि जो भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, सबको काउंट करना है। तो फिर उसके बाद हमें देखना है कि उस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी है कि नहीं है। अगर स्टेबल मॉलिक्यूल अगर पहले से है, जैसे इसमें है कि इसमें कुछ स्टेबलाइज है, तो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। और ये प्रोटॉन स्पंज है। स्पंज जैसे होता है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे ये भी H+ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये एग्जाम्पल अभी हम लोग देखे हैं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, आइए इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं। तो अगर एरोमेटिक बताना हो तो उसके लिए हमें देखना होता है हकर रूल को, और एंटी एरोमेटिक को भी निकालने के लिए। इन दोनों में एंटी एरोमेटिक, हाँ, तो ये बोल रहे थे कि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं। पहला क्या होता है कि ये sp2 या sp, कहने का मतलब ये है कि ये प्लेनर होने चाहिए। ठीक है। और दूसरा है ये है कि ये साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। और तीसरा क्या है? कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। और चौथा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो करे, इस रूल को फॉलो करे। इसी को कहा जाता है हकल रूल। n क्या हो सकता है? आपको एग्जाम्पल में जो कहीं भी एग्ज़ाम में आपको देखने को ये इक्वेशन दे देगा, पूछ देगा कि n क्या है। तो n क्या होता है? इंटीजर वैल्यू होता है। इंटीजर वैल्यू मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है।
तो ये सब देखना है कि ये प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए और 4n+2। अगर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 14 हो जाएगा। ये सब पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखा जाए तो हम लोग 11-12 से ही पढ़ते आते हैं अपने आप को बेंजीन को। बेंजीन को पढ़ते हैं, बेंजीन को कहा जाता है एरोमेटिक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्बन हैं सब के सब क्या है, sp2 कार्बन है। कैसे कार्बन है? sp2 कार्बन है। फर्स्ट क्राइटेरिया को फॉलो किया है, साइक्लिक है, दिख रहा है साइक्लिक है, कंप्लीट कंजुगेशन है, इसमें कंप्लीट कंजुगेशन है ना। और फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जब n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो बेंजीन है कैसा है, ये एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक है। और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। ये है और ये है। ये एरोमेटिक है कि क्या है, देखते हैं। यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, तो 8 है। 8 पाई बॉन्ड है। और इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है एरोमेटिसिटी में। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 और 10, यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि ये एरोमेटिक हो गया। कैसा है? एरोमेटिक है। पर ये सब जगह जो है कि रूल फॉलो नहीं करेगा। कब फॉलो नहीं करेगा? जब वहाँ पे प्लेनरिटी क्या हो जाए, लूज़ हो रही हो किसी इंटरेक्शन के वजह से, तो हमें ये सब रूल जो है कि धरा का धरा रह जाएगा। पर अभी जो है देखते हैं, जो बेसिक रूल है, बेसिक एग्जांपल है, उसको देखते हैं। और फिर अगर जो है कि एंटी एरोमेटिक हो तो क्या होगा? जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि sp2 हो, हाइब्रिडाइजेशन या sp हो, ये इसमें भी रहेगा एंटी एरोमेटिक में। साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंप्लीट कंजुगेशन हो, कंप्लीट कंजुगेशन हो। बट ये जो फोर्थ है लाइन कि 4n+2 होना चाहिए, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा होता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एग्जाम्पल में ये है, यहाँ पे 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। और दूसरा देखते हैं, एक यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये कैसा है? 2 2 4, ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एक थर्ड होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक क्या होता है? यहाँ पे जैसे दिया नहीं कि sp2 कार्बन हो, तो जस्ट इसको भी ड्रा कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी सब के सब sp2 कार्बन है, ठीक है। बट वो साइक्लिक नहीं है, कंप्लीट कंजुगेशन है। इसमें भी कंप्लीट कंजुगेशन है, बट वो साइक्लिक नहीं है। और 4n+2 या 4n पाई, यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इसको वो एंटी एरोमेटिक बोल दिया जाए? एंटी एरोमेटिक नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। और तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल हो जाएगा। और फिर अगर साइक्लिक दे दे, तब अगर इसको बताना हो कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3 है ना। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 है। फर्स्ट रूल तो यही है ना कि sp2 या sp होना चाहिए, बट वो sp3 हो रहा है, तो इसलिए वो नॉन एरोमेटिक।
तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल और उसको सॉल्व करेंगे कि कौन से कंपाउंड जो दिया गया है वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। इन सब गिवन क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल दिए गए हैं, हमें बताना है। तो इसमें हमें काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 7 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो क्या है, 40 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। बट इसमें क्या होता है कि ये जो रिंग के बीच में आते हैं पाई बॉन्ड, उनको बोला जाता है नॉन हकल पाई बॉन्ड। क्या बोला जाता है, नॉन हकल पाई बॉन्ड। नॉन हकल पाई बॉन्ड कहने का मतलब ये है कि इनको हमें काउंट नहीं करना है। नॉन हकल पाई बॉन्ड इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो इसको काउंट कर लिए थे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नहीं होगा। अब हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 12 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक है ना। क्यों, क्योंकि 4 × 3 बराबर 12, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हो गया एंटी एरोमेटिक। इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। होना चाहिए क्या, एरोमेटिक, बट ये एरोमेटिक होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ के बीच में जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में होता है रिपल्सन। रिपल्सन होने की वजह से इनकी जो प्लेनरिटी है क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। जब प्लेनर रहेगा ही नहीं मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, इनके बीच में कॉन्जुगेशन प्रॉपर हो नहीं पाएगा। जब प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो ये कैसे हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कहते हैं। और यही अगर एग्जाम्पल रहे, जस्ट इसी को फिर से देख लेते हैं, इसको एरोमेटिक बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको किसी CH2, यहाँ पे जो है CH2 हो सकता है, NH हो सकता है, या ऑक्सीजन से क्या कर दें, बाइंड कर दें। CH2 हो सकता है, NH हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों, क्यों एरोमेटिक होगा, क्योंकि इसकी प्लेनरिटी अब इसमें लूज नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे ये रिपल्सन हो रहा था, यहाँ पे रिपल्सन है नहीं, ये एबव द प्लेन है और ये रिंग प्लेन में है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। जब ये रेजोनेंस करेगा आराम से तो एरोमेटिक रहेगा। ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। क्यों, क्योंकि इसका भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 2 4 6 8 10। इसमें अगर बताना हो, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ का यहाँ पे है, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। इसमें 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट ये sp3 है, तो दिमाग में आएगा क्या, दिमाग में आएगा कि ये नॉन एरोमेटिक है, बट ये नॉन एरोमेटिक है नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जब स्ट्रक्चर अगर सही से आप लोग ड्रा करें या हम ही सही से ड्रा करें तो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंजुगेशन होता है, ये एबव द प्लेन होता है। इसलिए ये जो sp3 कार्बन है क्या है, रिंग के एबव है, तो इसलिए यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन दिखने को मिल रहा है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसको कहा जाता है एरोमेटिक। और एरोमेटिक में भी अगर कोई बोल दे कि कैसा एरोमेटिक है, तो ये होमो एरोमेटिक है। कैसा है, होमो एरोमेटिक है। ठीक है, होमो एरोमेटिक के लिए यह है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उसके बगल में sp3 कार्बन होना चाहिए और कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं हमें मॉलिक्यूल दिख रहा है तो वो हो जाएगा होमो एरोमेटिक। ये सिस्टम जो है हमें दिया गया है किसका, क्वाजी एरोमेटिक का।
तो क्वाजी एरोमेटिक में क्या होता है कि अगर क्वाजी एरोमेटिक आपको कहीं भी देखने को मिल जाए, क्वाजी सिस्टम, तो इसमें सिर्फ हम दो ही चीज़ बताते हैं, या तो एरोमेटिक बोलेंगे या तो नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, अगर क्वाजी सिस्टम कहीं पे भी मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, या तो एरोमेटिक है या तो नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक का कोई सवाल ही नहीं है। और अगर आपसे जो है कि स्टेबिलिटी पूछ दिए कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, एरोमेटिक की कि एंटी एरोमेटिक का, ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं पर इनको जानना ज़रूरी है। एरोमेटिक का सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी। आइए इसको लगाते हैं। तो इसको क्या करना होता है कि जस्ट ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को रखना चाहेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब हमें यहाँ पे काउंट करना है कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया एरोमेटिक। अगर इसको क्या करना है, यहाँ से भी पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एक जगह पर देंगे प्लस चार्ज और एक जगह पर देंगे माइनस चार्ज। अब देखते हैं ये कैसा है, 2, 2 4, 2 6, इस वाले रिंग में आ रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हो जाएगा एरोमेटिक। 2, 2 4, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो अब सवाल ये आ रहा है कि इसको क्या बोले। तो अगर ऐसे सिस्टम आ जाए कि एक ही जो है सिस्टम में एक रिंग जो है कि कैसी आ रही है, एरोमेटिक आ रही है और एक एंटी एरोमेटिक, तो हमें नॉन एरोमेटिक इसको लिखना है। क्या लिखना है, नॉन एरोमेटिक। इसको एरोमेटिक तभी हम लिखेंगे जब दोनों रिंग क्या हो, एरोमेटिक हो, तभी हम इसको लिखेंगे कि ये एरोमेटिक है। अगर दोनों रिंग एंटी एरोमेटिक आ जाए तब भी हम उसको नॉन एरोमेटिक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वाजी सिस्टम है। क्वाजी सिस्टम में सिर्फ एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक ही लिखा जाता है, एंटी एरोमेटिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये कैसा हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो हमारा ये टोटल मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में जो है कि गलती से जो है कि कुछ इस टाइप का मिस्टेक कर देंगे तो आप गलत कर देंगे बहुत ज़्यादा, उसको सही करने का कोई और कोई ढंग ही नहीं है। जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज दिया है गया है, यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दें और फिर इसको यहाँ पे प्लस चार्ज लगा दें और यहाँ पे ये, जल्दीबाजी में जो है कि पेपर में इस टाइप का मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे मिस्टेक ना हो तो इसके लिए तो यही है कि आप प्रैक्टिस करिए। आप इसको देखेंगे ये कैसा हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक, और यहाँ से ये आ जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एंटी एरोमेटिक। तो आप ये सोचें कि क्वाजी सिस्टम है, इसमें एरोमेटिक और जो है कि नॉन एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट है, कोई एंटी एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप इसको नॉन एरोमेटिक मार के चले जाएंगे, पर ये हो जाएंगे गलत। तो इसलिए ऐसे सिस्टम का जो है कि आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी जो है कि इन सब छोटे छोटे मिस्टेक से बच पाएंगे। और ये है, इसमें कितना है, 2 है, 2 4 6 8 और नाइट्रोजन का लोन पेयर, ठीक है, तो ये 2, ये कितना हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, तो इसमें क्या होगा, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखे हैं कि जीओसी और एरोमेटिसिटी से जितने भी कॉन्सेप्ट थे, हम लोग इसका जो है कि क्वेश्चन भी लाएंगे PYQ, उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो जीओसी और एरोमेटिसिटी से
तो आप कमेंट करिए, हम लोग उसका कोशिश करेंगे जो है कि सलूशन लाने का। थैंक यू।